गुड इवनिंग क्लास 9th बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ सांबले सपनों की याद। इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। ये चैप्टर जो है वो पक्षी विज्ञानी सालिम अली के जीवन पर आधारित है। ये संस्मरण के रूप में है जो लेखक ने यहाँ पर दिया है। संस्मरण का अर्थ होता है जब कोई भी लेखक किसी विशेष व्यक्ति के बारे में अपनी यादों को, अपनी स्मृतियों को साहित्यिक भाषा में सहेजता है, व्यक्त करता है, उसके प्रति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, तो उसको हम संस्मरण कहते हैं। तो ये संस्मरण के रूप में ये चैप्टर है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांबले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन ये सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। इस पैराग्राफ में लेखक कहता है कि जो सालिम अली हैं उनके जो अंतिम शव यात्रा है उसका इसमें उन्होंने वर्णन किया है कि जो सालिम अली थे वो सैलानी की तरह जीवन भर अनंत यात्राओं पर निकलते रहे, अर्थात आंखों पर दूरबीन और बैग लटकाकर हमेशा वो यात्राओं पर ही बने रहते थे। किस लिए? क्योंकि नए नए पक्षियों की खोज में और उनकी सुरक्षा के लिए काम करने के लिए वो जीवन भर यात्राएं करते रहे। तो लेखक को क्या लगता है कि जैसे वो मानो आज भी किसी अनंत यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा का कोई अंत नहीं है, जहाँ से कोई भी लौट कर नहीं आ सकता, जिस यात्रा पर जाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है, ऐसी अनंत यात्रा पर सालिम अली जो हैं वो आज निकल चुके हैं। तो जिस तरह से वो कहता है, जिस तरह से कोई भी वन पक्षी जो है वो प्रकृति में विलीन हो जाता है, क्योंकि सभी जो हैं वो प्रकृति में ही विलीन हो जाते हैं, उसी तरह से सालिम अली भी जो हैं वो प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। अगर कोई चाहे उनको अपनी दिल की धड़कन देकर भी जीवित करना चाहे, लौटाना चाहे, तो नहीं लौटा सकता, क्योंकि ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। ये उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वे प्रकृति के नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? लेखक कहता है इसमें कि उसे नहीं लगता कोई भी इस पक्षी को अर्थात सालिम अली को जगाना चाहेगा। सालिम अली ने वर्षों पूर्व क्या कहा था कि लोग जो हैं वो पक्षियों को और प्रकृति को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, जबकि ये संभव नहीं है और ये उचित भी नहीं है। प्रकृति को प्रकृति की नज़र से ही देखना चाहिए, क्योंकि जितनी भी जो प्रकृति में असंतुलन स्थापित होता है, असंतुलन आता है, वो सब इसीलिए आया हुआ है। एहसास की ऐसे ही उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं ये सब कब हुआ था। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? लेखक कहता है कि पता नहीं कृष्ण ने वृंदावन में कब बांसुरी बजाई थी। उनको ऐसा करते किसी ने नहीं देखा। उनको जो लीलाएं उनकी सुनी जाती हैं वो करते हुए किसी ने नहीं देखा। लेकिन आज भी जब मथुरा जाया जाता है तो ऐसा लगता है कृष्ण जो है वो कहीं ना कहीं से निकल कर आ जाएंगे। वहाँ की जो कण कण है उसमें कृष्ण की यादें बसी हैं।
तो ये मिथकों की दुनिया होती है। मिथकों का अर्थ है जो जिसको कभी देखा नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको सत्य मानते हैं। तो सालिम अली भी उसको लगता है कि सालिम अली भी इसी तरह से मिथक हो जाएंगे, अर्थात जिन लोगों ने सालिम अली को नहीं देखा होगा उनको ये लगेगा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति जो है वो इस संसार में था, इस धरती पर था। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। इस पैराग्राफ में लेखक कहना चाहता है कि सालिम अली जो थे वो कैसे व्यक्ति थे, कमज़ोर काया वाले व्यक्ति थे और 100 वर्ष के होने में कुछ ही समय शेष बचा था। अंतिम समय में उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो गई थी जो उनकी मौत का कारण बनी, लेकिन फिर भी उन्होंने अंतिम समय तक पक्षियों की तलाश करना और उनकी सुरक्षा के प्रति उनके मन में जो भाव था वो नहीं छोड़ा, उसको नहीं छोड़ा। उनकी आंखों पर जो दूरबीन चढ़ी रहती थी पक्षियों की तलाश के लिए वो उनकी मौत के बाद ही उतर पाई थी, उससे पहले नहीं उतरी थी। उन जैसा वर्ल्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन, क्षितिज आप जानते हैं कि क्षितिज जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, लगता है ये भ्रम होता है कि धरती और आसमान मिल रहे हैं, उस जगह को क्षितिज कहा जाता है। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी अर्थात बनाई थी। उनकी पूरी दुनिया जो थी वो क्या थी, प्रकृति के आसपास थी। प्रकृति में ही उन्होंने अपने लिए पक्षियों और प्रकृति के बीच में उन्होंने अपने लिए दुनिया बनाई थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी थीं। तो सालिम अली जो थे वो एक बार प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। किस बात को लेकर? केरल में एक वर्षा वन क्षेत्र था, जंगल था जिसकी कटाई चल रही थी, जो काटा जा रहा था, तो उसको बचाने के लिए वो प्रधानमंत्री से मिले थे। उन्होंने उसका चित्र खींचा होगा, उनसे कहा होगा कि अगर ये वन जो है नहीं रहेगा तो पूरा इलाका जो है वो क्या होगा, रेगिस्तान बन जाएगा, है ना, और वहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी, वर्षा नहीं होगी और जो प्रजातियां हैं पक्षियों की वो हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी। हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उसको देख भी नहीं पाएंगी। उन्होंने इस तरह से ये चित्र खींचा कि प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गईं और वो वर्षा वन क्षेत्र जो था वो कटने से बच गया। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? लेखक को लगता है कि अब इस तरह का कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पक्षियों और प्रकृति के लिए लड़ेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है,
लेखक इस पैराग्राफ में कहता है कि जो D.H. लॉरेंस था वो भी पक्षी विज्ञानी थे, प्रकृति को समर्पित व्यक्ति थे। तो वो भी जो थे वो सालिम अली की तरह सादा दिल और प्रकृति के नज़दीक व्यक्ति थे। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से पूछा कि उनके बारे में कुछ कहिए। तो फ्रीडा ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जो है वो उनके बारे में ज़्यादा जानती होगी। इससे उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है, अर्थात वो इतना सादा व्यक्ति था, उसका जीवन इतना खुला था कि एक पक्षी भी उसके बारे में आसानी से समझ सकता है। उसी तरह से सालिम अली के बारे में भी था कि सालिम अली भी इस तरह के सादा व्यक्तित्व के, सरल व्यक्तित्व के मालिक व्यक्ति थे। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वह लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। प्रतिरूप का अर्थ होता है उसकी फ़ोटोकॉपी, एक तरह से प्रतिरूप का अर्थ ही होता है फ़ोटोकॉपी, है ना। तो नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक। जिस तरह से लॉरेंस जो था वो प्राकृतिक ज़िंदगी का प्रतिरूप था, उसी तरह से सालिम अली भी थे। और उनको ये जो पक्षियों के प्रति प्रेम था वो कैसे पैदा हुआ था? बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से एक नीले कंठ की गौरैया घायल होकर गिर गई थी। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी किसी पक्षी को नहीं मारा। उनका जो जीवन था वो एक दूसरी तरफ मुड़ गया। वो जीवन भर उनका एक ही काम रहा कि पक्षियों की खोज के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, यायावरी का अर्थ है यात्री, मतलब वो बहुत अधिक यात्राएं करते थे, तो इसलिए उनका स्वभाव जो था वो यायावर का बन गया था, अर्थात यात्रियों वाला स्वभाव था। लेखक कहता है कि प्रकृति की दुनिया में वो एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। सागर जो होता है वो बहुत गहरा और विशाल होता है। टापू क्या है? एक संकुचित और सीमित जगह होती है। तो उनका व्यक्तित्व जो था वो सीमित और संकुचित नहीं था, छोटा नहीं था, बहुत ही विशाल और गहरा व्यक्तित्व था। तो जो लोग उनसे परिचित हैं, लेखक का कहना है कि जो उन्हें अच्छे से जानते हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। अर्थात जो उनके स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित हैं, उनको ये लगता है कि आज भी मानो वो पक्षियों की खोज में ही निकले हैं। सुराग अर्थात पक्षियों की खोज में ही निकले हैं और जल्दी ही लौट आएंगे। तो लेखक भी उनको अच्छी तरह से जानता था, उनसे अच्छी तरह से परिचित था, इसलिए उसको लगता है कि जब तक वो नहीं लौटते हैं क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। लेखक को ये उम्मीद है कि वो एक ना एक दिन लौट आएंगे। लेखक कहता है मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना। अर्थात वो ये उम्मीद जताता है कि सालिम अली एक ना एक दिन अवश्य लौटेंगे। इसके बाद में ये प्रश्न उत्तर हैं आपके, इनको लिखेंगे और साथ में जो गद्यांश से प्रश्न उत्तर होते हैं वो भी हमें लिखने हैं। थैंक यू।